हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अच्छा, जो पिछला लेक्चर था आपका, उसमें मैंने जो है वो आपको सेपरेटली बताया था कि असर कीमत क्या होता है, ठीक है, इस्तबदाली असर क्या होता है और असर आमदनी क्या होता है। आज जो है वो हमने क्या करना है, इनका कंबाइन रिलेशनशिप चेक करना है कि अगर ये जो है ये असर कीमत, इस्तबदाली असर और असर आमदनी को जो है अगर हम कंबाइन कर लें, अगर इन तीनों को एक डायग्राम में इकट्ठा कर लें, तो उसमें जो है वो हम देखेंगे कि उसके इन इफ़ेक्ट्स से जो है वो आपका जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो सारिफ का तवाज़ुन जो है वो किस तरह से तब्दील होता है। ठीक है, तो उर्दू में भी मैंने लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम उसकी एब्रीवेशन यूज़ करते हैं या उसको शॉर्ट टर्म में कह लो, या उसको जो है अगर मुख्तसर तौर पे हमने लिखना हो, तो वो हम पूरा का पूरा असर आमदनी और इस्तबदाली असर और असर आमदनी असर कीमत वगैरह जो है वो पूरे का पूरा डायग्राम में नहीं लिखा जाता, तो हम उसके लिए एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। तो इंग्लिश में लिखा है मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, असर कीमत, ठीक है, इनकम इफेक्ट असर आमदनी, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को जो है वो उर्दू में इस्तबदाली असर कहते हैं। तो इसका जो एब्रीवेशन यूज़ होता है पीई होता है, इनकम इफेक्ट के लिए आईई यूज़ करते हैं, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए एसई यूज़ होता है। ये था अच्छा, अब फर्दर जो है होता क्या है कि जो आपका प्राइस इफेक्ट होता है, यानी कि असर कीमत जो होता है वो फर्दर दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, यानी कि इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, प्राइस इफेक्ट आ जाता है। अच्छा, इसी को मैंने उर्दू में लिखा है, असर कीमत प्राइस इफेक्ट असर कीमत बराबर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यानी कि इस्तबदाली असर प्लस इनकम इफेक्ट यानी कि असर आमदनी। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें बेसिकली हमने डिस्कस क्या करना है, ये तीनों इफेक्ट को एक ही डायग्राम में हमने बताना है, और उसके लिए हमने 3 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, 3 डिफरेंट केसेस क्या होंगे, जबकि पहला केस होगा जबकि शय नॉर्मल हो। ठीक है, अगर हम एक्स शय के लिए अगर हम जो है वो देखेंगे कि उसकी प्राइस चेंज होती है तो उससे इनकम इफेक्ट क्या होता है और उसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, तो उसमें हमने पहले केस में ज्यूम करना है कि जो हमारी एक्स शय है वो क्या है, एक नॉर्मल शय है। नॉर्मल शय मैंने आपको बताया था कौन सी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी ये थी कि इनकम के इंक्रीज़ होने से आप नॉर्मल शेयर की ख़रीदारी को, परचेजिंग को पहले से इंक्रीज़ कर देते हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल शेयर के सूरत में आपका जो इनकम इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जबकि शेयर घटिया हो। ठीक है, इसमें हम एक्स को ही जो है वो कंसीडर करेंगे कि एक्स शेयर को पहले हम कंसीडर करेंगे कि जब वो नॉर्मल हो। सेकंड केस हम पढ़ेंगे जब वो घटिया होगी, और थर्ड केस हम पढ़ेंगे जबकि वो गिफन होगी। घटिया और गिफन क्या होंगी, जब ये हम केस डिस्कस करते हैं तो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ इसका। अच्छा, अब जो है हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं जबकि शय नॉर्मल हो। ठीक है, कि अगर हम फ़र्ज़ करो एक्स और वाई दो चीज़ें ले रहे हैं, उनमें से एक्स शय जो है वो हम फ़र्ज़ करेंगे कि वो क्या होगी, नॉर्मल शय होगी। ठीक है, और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि नॉर्मल गुड का केस डिस्कस करेंगे जिसमें प्राइस इफेक्ट जो है वो मजमुआ होता है आपके इनकम इफेक्ट का और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का। अच्छा, अब बात आ जाती है कि प्राइस इफेक्ट क्या है। प्राइस इफेक्ट होगा कि या तो प्राइस एक्स की इंक्रीज़ होगी या प्राइस उसकी डिक्रीज़ होगी। तो हमने जो पहला केस डिस्कस करना है उसमें हम ज्यूम करेंगे कि एक्स की कीमत के गिरने के असरात। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमने यहाँ सबसे पहला ज्यूम करना है कि एक्स शेयर जो है वो नॉर्मल शेयर है। फिर हमने क्या करना है, उसका असर कीमत देखना है। असर कीमत किस केस में देखना है, कि जबकि उसकी कीमत गिरेगी, प्राइस ऑफ एक्स पहले से डिक्रीज़ होगी। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो उसमें क्या होगा, अब देखो आपको पता है कि एक्स शेयर जो कि एक नॉर्मल शेयर है, नॉर्मल गुड्स प्राइस जो है अगर डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स जो है, यानी कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक चीज़ के डिक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ के इंक्रीज़ होने पे उसको हम क्या कहते हैं कि इनका आपस में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस होता है, तो यहाँ प्राइस के कम होने से क्या हो रहा है, नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो पहले से हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो एक नॉर्मल शेयर है। तो यहाँ पे मैंने
लिखा है कि नॉर्मल शेयर की कीमत, इसी बात को मैंने उर्दू में भी लिख दिया है कि नॉर्मल शेयर की प्राइस कम होने से उसकी तलब क्या हो जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम साबित क्या हुआ, बस हम कह सकते हैं कि नॉर्मल शेयर की सूरत में असर कीमत हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसके नेगेटिव होने की फर्दर दो रीज़न है, दो वजूहात हैं। पहली कौन सी है, असर आमदनी, और दूसरी कौन सी है, इस्तबदाली असर। तो हम अब देखते हैं कि असर आमदनी क्या होगा नॉर्मल शेयर की सूरत में, और इस्तबदाली असर क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि अभी हमने पढ़ा कि असर कीमत क्या होता है, तो नेक्स्ट उसका पार्ट है इस्तबदाली असर क्या होता है। तो कीमत जब प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ होती है तो उसका सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होगा। अब देखो, प्राइस ऑफ एक्स अगर डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, एक्स जो कि एक नॉर्मल शेयर है उसकी प्राइस पहले से कम हो जाए, ठीक है, तो होगा क्या, कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर यानी कि सारे उसकी डिमांड पहले से ज़्यादा कर देगा, ये तो हमें पहले ही पता है। ठीक है, तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, अब आपको पता है जब हम आईसी कर्व बनाते हैं तो एक एक्सिस पर हम एक्स लेते हैं और दूसरे पर वाई लेते हैं, तो वाई जो होता है वो उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट यानी कि जो वाई है उसकी डिमांड वो क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर फ़र्ज़ करो मैंने लिखा कि ये कोका कोला है, ठीक है, और ये क्या है, ये पेप्सी है, वाई जो है वो पेप्सी है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कोका कोला की प्राइस कम होने पे वो कोका कोला की डिमांड ज़्यादा कर देगा और पेप्सी की डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी डिमांड का दोनों का आपस में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम क्या कहते हैं कि एक्स शेयर की कीमत में कमी से, यानी कि एक्स प्राइस ऑफ एक्स कम होने की सूरत में सारिफ की हकीकी आमदनी में जो इजाफा होता है, हकीकी आमदनी यानी कि उसकी परचेजिंग पावर जो ज़्यादा होती है, परचेजिंग पावर मतलब उर्दू में उसको कुव्वत ख़रीद कहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की प्राइस ऑफ एक्स कम होने से एक्चुअल में उसकी इनकम यानी कि नॉमिनल इनकम या ज़री आमदनी वही रहती है। होता क्या है, उसकी जो एक्चुअल रियल इनकम जो है वो चेंज हो जाती है, उसको परचेजिंग पावर भी कहते हैं। कि प्राइस ऑफ एक्स पहले उसको कोका कोला जो है वो 25 रुपये की मिल रही थी, अब 20 रुपये की हो गई है, तो 5 रुपये का जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कर रहा है। हमने यहाँ पर ज्यूम करना होता है कि उससे ये जो इजाफा हुआ है, ये जो 5 रुपये का उसको बेनिफिट है, उससे वो वापस ले लेना होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको न्यू इंडिफरेंस कर पे जाने की बजाय हम उसको पुराने वाले ही इंडिफरेंस कर पे उसका जो है वो तवाज़ुन बताना होता है। ये डायग्राम मैं बनाती हूँ तो उसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो हुआ क्या कि जब एक्स शेयर नॉर्मल होगी तो उसकी कीमत के गिरने का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। अच्छा, हम केस डिस्कस कर रहे थे कि जबकि शेयर नॉर्मल हो तो उसमें जो है वो हमने असर कीमत भी देख लिया, इस्तबदाली असर भी देख लिया। अब लास्ट वन हमारा रह गया था असर आमदनी। तो कीमत के गिरने का असर आमदनी क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊँ कि मैं पीछे भी मैंने कह दिया हकीकी आमदनी और ज़री आमदनी, तो मैं उसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ तो हकीकी आमदनी और ज़री आमदनी ये होती है कि ज़री आमदनी क्या होगी, जो मेरी करंट इनकम है, ठीक है ना। फ़र्ज़ करो मैंने कहा कि मेरी आज इनकम जो है, फ़र्ज़ करो वो कितनी है, 100 रुपीज़ है। ठीक है, अगले मंथ, अगले दिन, अगले साल, अगले हफ्ते जब भी जो है वो मेरी इनकम अगर वो बढ़ के हो जाए 200 रुपया, ठीक है, ये जो मेरी इनकम चेंज हुई है इसको हम कहते हैं ज़री आमदनी। ठीक है, और पीछे जो हमने डिस्कस किया है कि उसकी ज़री आमदनी में हमने चेंज नहीं किया, हकीकी आमदनी में चेंज किया। हकीकी आमदनी में चेंज किया है कि ज़री आमदनी ना बदले, मेरी इनकम जो है वो 100 की 100 रुपया ही रहे। होगा क्या कि पहले मुझे जो प्राइस ऑफ एक्स जो है वो 2 रुपये की मिल रही थी, एक्स शेयर जो है उसकी प्राइस कितनी थी, 2 रुपये की थी। मैं 100 रुपये से कितनी चीज़ें खरीद सकती थी, मैं कितनी ले सकती थी, 50 चीज़ें। ठीक है, 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरी सारी की सारी इनकम क्या हो गई, खर्च हो गई। अब क्या हुआ, मेरी इनकम 100 की 100 ही रहे, लेकिन होगा क्या कि प्राइस ऑफ एक्स कम होके कितनी हो जाए, 1 रुपया। अब मैं 100 रुपये से कितनी चीज़ें ले सकती हूँ, आपको पता डेफिनेटली मैं 100 चीज़ें ले सकती हूँ, लेकिन मेरी डिमांड कितनी है, मेरी डिमांड 50 चीज़ें ही हैं। अब मैंने 1 रुपये की चीज़ अगर मिल रही है, 50 चीज़ें लेनी है, तो मेरी इनकम कितनी खर्च हो गई, 50 रुपये। कितनी बची, 50 रुपये मेरी लेफ्ट है, अभी बाकी बच गई है। ठीक है,
तो इस बची हुई रकम को कहते हैं कि उसकी ज़री आमदनी में इजाफा नहीं हुआ बल्कि उसकी हकीकी आमदनी में इजाफा हुआ। हकीकी आमदनी क्या है कि उसकी प्राइस ऑफ एक्सचेंज होने से कम होने से उसको जो बेनिफिट मिल रहा है। तो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन करनी थी। बाकी ये बातें हैं वापस कि कीमत के कम होने का असर आमदनी क्या होगा, वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर प्राइस ऑफ एक्स कम होती है किसी चीज़ की तो क्या होगी, उसकी रियल इनकम में इंक्रीज़ होगा। नॉमिनल इनकम जो है उसकी वो वही की वही रहेगी। तो रियल इनकम अभी हमने कहा था कि 50 रुपये उसके जो है वो बच गए हैं। उस 50 रुपये से वो क्या कर सकता है, वो 50 चीज़ें और ख़रीद सकता है। तो यानी कि प्राइस कम होने से उसकी रियल इनकम में जो इंक्रीज़ आया है वो उसको मजबूर करेगा कि वो पहले से ज़्यादा एक्स की डिमांड ज़्यादा कर दे। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस का डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो इनकम इफेक्ट भी क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ मैंने लिखा है जब नॉर्मल शेयर की कीमत में कमी वाक़या होती है तो सारिफ की हकीकी आमदनी में इजाफा हो जाता है, जो इसे मजबूर करता है कि वो एक्स शेयर की तलब में इजाफा कर दे। लिहाजा यहाँ पर असर आमदनी भी मनफी रहता है, वही जो मैंने अभी आपको बात एक्सप्लेन कर दी है। अब आते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। अच्छा, अब आ जाए इसकी डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो डायग्राम में हम सबसे पहले एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है, वाई एक्सिस लेते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये हमारा ओरिजिन होता है। और हमने यहाँ ये फ़र्ज़ किया हुआ है कि जो एक्स शेयर है वो हमारी क्या है, नॉर्मल शेयर है। नॉर्मल शेयर का केस हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये क्या था, ये उसकी बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन। हमेशा इनिशियल बजट लाइन जो है वो हम उसको ए से डिनोट करेंगे। जितनी भी इस चैप्टर में फर्दर डायग्राम बनेंगी उसमें इनिशियल जो बजट लाइन बनाएंगे वो हम ए उसको नाम देंगे। ठीक है, उसमें जो है वो हम फ़र्ज़ करेंगे कि इसके इस पॉइंट का इस पॉइंट का क्या मतलब है कि वो वाई की कितनी इकाइयाँ ले रहा है, 10 इकाइयाँ ले रहा है। ठीक है, और ए यानी कि ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि एक्स शेयर की वो कितनी इकाइयाँ ले रहा है, 5 ले रहा है। तो यहाँ पे जो उसका IC1 उसको उसके बजट लाइन, इनिशियल बजट लाइन को टच करेगा, तो वो हमने उसको एक पॉइंट दे दिया जिसको क्या क्या कहा है, E1 कह दिया है। ये उसका बुनियादी तवाज़ुन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसी पॉइंट को नीचे ले आएँ तो ये X1 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे हम इसको हम सारा केस जो है वो एक्स की सूरत में, एक्स शेयर की सूरत में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो एक्स की कितनी इकाइयाँ ले रहा है, एक्स के कितने यूनिट ले रहा है, 3 ले रहा है। किस पे, E1 पे। E1 कहाँ है, X1 पे है। E1 क्या है, इनिशियल इनिशियल तवाज़ुन है, बुनियादी तवाज़ुन है, जहाँ पे IC1 जो है उसकी इनिशियल बजट लाइन को कट कर रहा है, मस कर रहा है, जो भी आप कह लो, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हमने केस क्या डिस्कस कर रहे हैं, कीमत के गिरने का। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स कम होने से क्या होगा। प्राइस ऑफ एक्स कम होने से मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसकी रियल इनकम में चेंज आएगा, उसकी नॉमिनल इनकम में चेंज नहीं आएगा। अगर नॉमिनल इनकम में चेंज आता तो होना क्या था, उसकी बजट लाइन पूरी की पूरी अपवर्ड शिफ्ट हो जानी थी। ठीक है, यानी कि वो एक्स और वाई दोनों की इकाइयों को पहले से ज़्यादा उसने लेना शुरू कर देना था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर उसकी रियल इनकम में चेंज हुआ है। प्राइस ऑफ एक्स कम होने से उसने क्या किया है, एक्स पहले से सस्ती हो गई है, तो वो एक्स की इकाइयों को पहले से ज़्यादा परचेज कर सकता है। यानी कि 5 से उसने जंप कर दिया, 10 पे चला गया। 2 रुपये का जब प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपये थी तो वो कितनी चीज़ें ले सकता था, 5। अब प्राइस ऑफ एक्स कम होकर कितनी होगी है, 1 रुपया, तो वो उसी की इकाइयाँ आपको पता है डबल ले सकता है अगर उसने सारे का सारा बजट खर्च करना है। तो जब आपकी बजट लाइन, ये इनिशियल बजट लाइन ए है, ठीक है, दोबारा लिख देती हूँ, ए इनिशियल बजट लाइन होगी, और B जो है वो क्या होगी, जब प्राइस ऑफ एक्स कम होने से उसने एक्स की डिमांड को क्या कर दिया, पहले से ज़्यादा कर दिया। तो ये A और B यहाँ पे वो टिल्ट नहीं करेगा, एक्स एक्सिस पे करेगा, क्योंकि हमने दोबारा मैंने पता नहीं कितनी बार ये बात बता दी है कि वो हम एक्स एक्सिस के लिए करेंगे, क्योंकि हम एक्स के बारे में जो है अज्यूम कर रहे हैं कि वो नॉर्मल से है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, टिल्ट कर जाएगा, राइट साइड उसके शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स पहले से सस्ती हो गई है, वो एक्स को ज़्यादा ले रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, उसका जो रियल इनकम में इजाफा हुआ है वो उसको मजबूर करेगा कि वो उसकी डिमांड भी पहले से ज़्यादा कर दे। तो यहाँ पे एक नया IC कर्व बनेगा जिसको IC2 कहेंगे,
और वो उसके इस पॉइंट को E3 पे टच कर रहा है। तो इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो ये क्या है X3, E3 और X3। यहाँ से यहाँ तक का जो E1 से E3 तक का जितना भी एरिया है ये शो करेगा आपके प्राइस इफेक्ट को, टोटल प्राइस इफेक्ट को, ठीक है। X1 से X3 जितना भी एरिया है ये सारा क्या है, प्राइस इफेक्ट को शो करेगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि प्राइस इफेक्ट जो है वो हमने पढ़ा है वो फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस एक इनकम इफेक्ट। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन सा है और इनकम इफेक्ट कौन सा है। अच्छा, अब जो है मैंने आपको बताया कि प्राइस इफेक्ट मैंने पहले बताया, ठीक है ना। अब डायग्राम में थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है, अब हमने उसमें सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट जो है उसको अलग अलग सेपरेटली मैंने इस यहाँ शो किया है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जो उसकी रियल इनकम में चेंज आता है आपने उससे वो इजाफा जो है वो वापस ले लेना होता है, ठीक है। तो इनकम में इजाफा वापस लेने के लिए हमने क्या किया है, हमने ये जो न्यू बजट लाइन आई थी ना हमारे पास, क्यों आई थी, प्राइस ऑफ एक्स कम होने की वजह से उसने एक्स की डिमांड जो है वो पहले से ज़्यादा कर दी थी, ए से बी की तरफ चले गए थे, ठीक है। उससे ये इजाफा वापस लेने के लिए उसका जस्ट प्राइस इफेक्ट में से इनकम इफेक्ट माइनस करके जस्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस ये जो न्यू बजट लाइन ए बी बनती है इसके बिल्कुल पैरेलल आपने एक स्केल के साथ जो है ना, स्केल के साथ जैसे ये लाइन लगी हुई ना, बिल्कुल उसके पैरेलल आपने स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो डॉटेड लाइन होनी चाहिए, ठीक है। एक ये बात, दूसरी आपने बात याद रखनी है, वो डॉटेड लाइन जो है वो आपके पुराने वाले IC1 को ही टच करके गुजरेगी, ठीक है। तो ये IC1 जो हमने पहले पढ़ा, पहले जो ड्रॉ किया था उसको E2 पे टच कर रही है, ठीक है। पहले E1 ये था और E2 ये है उसका पॉइंट, ठीक है। ये डॉटेड लाइन IC कर्व को, पुराने वाले IC कर्व को कहाँ पे कट कर रही है, E2 पे कर रही है। तो E1 से E2 क्या होगा, ये हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। इसी को जिस तरह इसको जिस तरह से हमने E1 को नीचे ले आए थे, X1 लिखा था, इसी तरह हम E2 को नीचे ले आए और हम मेंशन कर दें इसको X2 मेंशन कर दें। तो E1 पे कितनी इकाइयाँ ले रहा था, X की 3 ले रहा था, तो डेफिनेटली ये उसके आगे का पॉइंट है, तो उसने क्या कर दिया, X की कितनी इकाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं, 5 इकाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं। क्यों, क्योंकि उस एक्स उसके लिए सस्ती हो गई है, वाई उसके लिए महंगी हो गई है, तो वो वाई को छोड़ के एक्स की डिमांड पहले से ज़्यादा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास इफेक्ट आएगा ये क्या क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। अच्छा, अब हुआ क्या कि प्राइस इफेक्ट में से जब हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस कर दिया है, यानी कि यहाँ से लेके इस एरिया में जब हमने इतना एरिया माइनस कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो बाकी का रिमेनिंग एरिया बचेगा वो क्या होगा, इनकम इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्राइस इफेक्ट जो है वो मजमुआ होता है आपके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का और इनकम इफेक्ट का। इनकम इफेक्ट वो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इनकम इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस ऑफ एक्स कम होने से उसकी जो रियल इनकम में इजाफा होता है, अब हमने उससे इजाफा वापस नहीं लेना, बल्कि हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि उसकी रियल इनकम में जो इंक्रीज़ होता है वो क्या कहता है कि वो एक्स की डिमांड पहले से ज़्यादा कर दे। तो X2 से लेके X3 तक जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या होगा, इनकम इफेक्ट होगा। तो साबित हो गया कि इनकम इफेक्ट जो यहाँ से लेके यहाँ तक है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन सारे को जब हम प्लस कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्राइस इफेक्ट, जो कि E1 से E3 तक था, ठीक है। और इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और एक इनकम इफेक्ट में। तो ये हमने पहले लिख लिया था। ये थोड़ी सी, ये जो हमने 3, 5 और 9 लिखा है इसको जो है वो थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं। ये इधर वाले ही मैंने जो है इधर लिख दिया है कि OX1 जो है वो कितना है, वो 3 यूनिट था, OX2 कितना है, 5 यूनिट है, और OX3 जो है वो कितना है, 9 यूनिट है। अब आपको पता है प्राइस इफेक्ट क्या है, X1 से लेके X3 तक जितना भी चेंज आया है, ठीक है। तो चेंज क्या होता है, आपने न्यू में से पुरानी को माइनस कर देना है वैल्यू को, X3 में से X1 को माइनस करोगे तो 9 में से 3 माइनस किया, हमारे पास प्राइस इफेक्ट कितना आ गया, 6 यूनिट का।
इसको जो है अब x1 से x2 तक क्या है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। तो यानी कि x2 में से अगर हम x1 माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो कि x1 से x2 तक है। इसी तरह x2 से x3 तक हमारे पास क्या है, इनकम इफेक्ट है। तो x3 में से x2 को अगर मैं माइनस कर दूँ, 9 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। आज कैमरा जो है वो मैंने स्टैंड पे लगाया हुआ है, क्योंकि कैमरा पकड़ने, मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था वीडियो बनाने वाला। तो अब पता नहीं ये यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा, कि प्राइस इफेक्ट जो है, ये देखो प्राइस इफेक्ट कितने यूनिट आया, 6। तो सब्सटीट्यूशन आया 2 और इनकम इफेक्ट आया 4। मैं इधर लिख देती हूँ, प्राइस इफेक्ट कितना है जी, 6। और आपको पता है ये कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमारे पास कितना आया है, 2। और इनकम इफेक्ट मेरे पास कितना आया है, 4। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि प्राइस इफेक्ट, टोटल प्राइस इफेक्ट के बराबर है। तो ये था आज का हमारा नॉर्मल शेयर की सूरत में असर कीमत, इस्तबदाली असर और असर आमदनी। तो कल इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी, उसमें जो है वो हम केस डिस्कस करेंगे जबकि शेयर घटिया हो। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।